दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ बिहार राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही इन प्रश्नों का उपयोग आप यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ, लोअर पीसीएस और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से उस नदी की पहचान कीजिए जहां से सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा था। ऑप्शन है झेलम, चिनाब, राबी या फिर ब्यास। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्यास नदी। दोस्तों, सिकंदर मकदूनिया का शासक था। वो फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर ने बल्ख यानी बैक्ट्रिया को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार कर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। भारत की भूमि पर सिकंदर का प्रबल प्रतिरोध पौरव राजा पोरस ने किया। पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की हार हुई, लेकिन सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे मित्रता कर ली। विजय अभियान के अंतर्गत जब सिकंदर ब्यास नदी के पश्चिमी किनारे पर पहुंचा तो उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। इस घटना के बाद सिकंदर अपने विजय अभियान को रोककर विजित भारतीय प्रदेशों को सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया। वो भारत में लगभग 19 माह रहा और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 के प्रांतों और सूची 2 की राजधानियों से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। उत्तरापथ की राजधानी दोस्तों तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र और कलिंग की तोशली। तो सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो है स्थानीय प्रशासनिक इकाई किसे माना है, या फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी किसकी? तो सही उत्तर है स्थानीय 800 ग्रामों की एक प्रशासनिक इकाई थी। कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी जो 800 गांवों का समूह थी। स्थानीय जिले के नीचे की इकाई थी। स्थानीय के नीचे 2 द्रोणमुख, प्रत्येक के अधीन 400 ग्राम, 2 द्रोणमुख के नीचे खारवटिक 200 ग्रामों का समूह, इसके नीचे संग्रहण 10 ग्रामों का समूह और संग्रहण के नीचे प्रशासन की सबसे अंतिम इकाई ग्राम थी। जिला, स्थानीय, 2 द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण और ग्राम, ये जो है जिले से लेकर ग्राम तक का जो है इकाइयों का, प्रशासनिक इकाइयों का क्रम है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। अकराध्यक्ष तो ये खनिज विभाग का अध्यक्ष होता था। कुप्याध्यक्ष वन संपदा का अध्यक्ष था। पड़याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था और पौतवाध्यक्ष ये माप तौल विभाग का अध्यक्ष होता था। तो सही उत्तर है 3, 2, 1 और 4। तो यहाँ पर देखिए 3, 2, 1 और 4, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कौटिल्य का कुप्याध्यक्ष कौन होता था? तो अभी अभी आपने पढ़ा है वन्य पदार्थों का प्रबंधक जो है ये कुप्याध्यक्ष कहलाता था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कुछ अध्यक्षों का उल्लेख किया है जो विभिन्न विभागों के मुखिया होते थे और मंत्रियों के नियंत्रण में कार्य करते थे। कुप्याध्यक्ष वन्य पदार्थों का प्रबंधक था, जबकि खान विभाग के प्रबंधक को अकराध्यक्ष कहा जाता था। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री था। सेना के संचालक को नायक, सेना की सामग्री जुटाने वाले प्रधान अधिकारी को दंडपाल, सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक को अंतपाल, भीतरी दुर्गों के रक्षक को दुर्गपाल कहा जाता था।
अंतर्वसिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी होता था और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय को कहा जाता था और उसके न्यायाधीश को प्रदेष्टा, जबकि धर्मस्थी दीवानी न्यायालय था, इसके न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहली पुस्तक है जो अधिकारियों को नकद वेतन देने का सुझाव देती है? ऑप्शन है कामंदक नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति या नीति वाक्यमृत। तो सही उत्तर अर्थशास्त्र। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र प्रथम पुस्तक है जो अधिकारियों को नकद वेतन देने का सुझाव देती है। मौर्य प्रशासन में सबसे अधिक वेतन 48,000 पड़ और सबसे कम वेतन 60 पड़ था। अर्थशास्त्र के अनुसार प्रशिक्षित पदाति का वेतन 500 पड़, रथिक का 200 पड़ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तक्षशिला में मौर्यकालीन मंत्रियों कारिंदों के कुशासन के विरुद्ध हुए ख्यात असंतोष के बारे में बताता है? ऑप्शन है अशोकावदान, युग पुराण, दिव्यावदान या महाभाष्य। तो सही उत्तर दिव्यावदान। दिव्यावदान यानी दिव्य कथाएं बौद्ध कथाओं का संग्रह है। इसकी आधी कथाएं विनय पिटक से और बाकी कथाएं सूत्रालंकार से संग्रहित की गई हैं। इसमें मौर्यकालीन मंत्रियों यानी कारिंदों, दुष्टामात्यों के कुशासन के विरुद्ध हुए असंतोष के बारे में वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय मस्सग दुर्ग का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है कर्टियस, प्लिनी, एरियन या मेगास्थनीज। तो सही उत्तर कर्टियस ने। यूनानी इतिहासकार कर्टियस ने सिकंदर के आक्रमण के समय मस्सग दुर्ग का विस्तृत विवरण दिया है। सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध युद्ध झेलम या वितस्ता नदी के तट पर हुआ था, जिसमें पोरस पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। पहला नगर रण क्षेत्र में ही विजय के उपलक्ष्य में बसाया गया, जिसका नाम निकैया या विजयनगर रखा गया, और दूसरा नगर झेलम नदी के दूसरे तट पर बसाया गया, जहां सिकंदर का प्रिय घोड़ा बुकेफाला मरा था। घोड़े के नाम पर इस नगर का नाम बउकेफला रखा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? ऑप्शन है विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र या दिव्यावदान। तो सही उत्तर दिव्यावदान। बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते हैं। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त पुराणों में चंद्रगुप्त को निम्न जाति का माना गया है। मुद्रा राक्षस में उसे वृषल और कुलहीन कहा गया है। जैन ग्रंथों में भी उसे क्षत्रिय बताया गया है। अगला है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित होता था, जिसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 30 सदस्य होते थे, जो मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में वर्णित किया है कि पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित होता था। इसमें सदस्यों की संख्या 30 थी। पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां होती थीं और मेगास्थनीज ने नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहा है। अगला प्रश्न है, मंडल सिद्धांत में बिजुगीसु के पड़ोसी राज्य को कौटिल्य ने किसकी संज्ञा दी है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पार्श्वग्राह, ऑप्शन बी। मंडल सिद्धांत में बिजुगीस के पड़ोसी राज्य को कौटिल्य ने पार्श्वग्राह की संज्ञा दी है। कौटिल्य के अनुसार बिजुगीस राजा का सीमावर्ती राज्य उसका शत्रु होता है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है और मंडल सिद्धांत राज्य के विस्तार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि राज्य के 7 अंगों में किसका उल्लेख नहीं है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सामान्य अध्ययन में भी पूछा जाता है, इतिहास में भी पूछा जाता है और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो राज्य के 7 अंगों में किसका उल्लेख नहीं है? दूत, जनपद, कोश और मित्र। तो इसमें देखिए दूत का उल्लेख नहीं किया गया है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण मंडल योनि में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है, जिसमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र हैं। कौटिल्य के अनुसार स्वामी राज्य का सिर, अमात्य आँखें, जनपद जंघाएं, दुर्ग बाहें, कोश राज्य का धन, दंड सेना और राज्य का मस्तिष्क और मित्र कान हैं। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं। ये अन्य पुरुष शैली में रचित है। 1909 में डॉक्टर शाम शास्त्री ने इसका प्रकाशन कराया था।
अगला प्रश्न है, खारवेल ने अधोलिखित में से अपने किस शासनकाल में तनसुली से अपनी राजधानी तक नहर का पुनर्निर्माण कराया था? ऑप्शन है तीसरे, चौथे, पांचवें या छठवें। तो सही उत्तर है पांचवें वर्ष में। दोस्तों आप जान लीजिए कि हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक और राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है। अभिलेख के अनुसार खारवेल अपने शासनकाल के 5वें वर्ष तनसुली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले आया और इस नहर का निर्माण 300 वर्ष पूर्व नंदराज या महापद्मनंद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस शासक ने मूलतः सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? तुषास्प, रुद्रदामन, पुष्यगुप्त वैश्य या ऊषवदात? तो सही उत्तर पुष्यगुप्त वैश्य। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत किया था। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था और उसने वहां पर सुदर्शन नामक झील का निर्माण कराया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वो भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वो ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही सबसे पहले भारत को राजनीतिक रूप से एकताबद्ध किया था। अगला है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया। ये किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? ऑप्शन है भद्रबाहुचरित, अर्थशास्त्र, इंडिका या भगवती सूत्र। तो सही उत्तर भद्रबाहुचरित। दोस्तों जैन ग्रंथ भद्रबाहुचरित से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। भद्रबाहुचरित के लेखक रत्न नंदी थे। इसी ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत श्रवणबेलागोला में तपस्या किया। श्रवणबेलागोला कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना पद्धति द्वारा प्राणोत्सर्ग किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता? ऑप्शन है देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र या मेगास्थनीज की इंडिका। तो सही उत्तर देवी चंद्रगुप्तम। दोस्तों विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम नाटक में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पूर्व रामगुप्त का गुप्त शासक के रूप में वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता, जबकि विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी, सोमदेव कृत कथा सरिसागर से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, बल्कि जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने का वर्णन मिला है। और मौर्य काल में गणिका या वेश्याओं का उल्लेख मिलता है। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थीं। अगला प्रश्न है, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन है वैदिक काल, सिंधु सभ्यता, मौर्य काल या गुप्त काल। तो सही उत्तर मौर्य काल को। प्राचीन काल में राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का काल मौर्य काल को माना जाता है। इस युग में कृषि अधिकांशतः जनता के जीवन का आधार थी। राज्य की ओर से कृषि को प्रोत्साहन मिलता था। युद्ध के समय में भी सैनिकों को खेतों को हानि न पहुंचाने का आदेश रहता था। और सिंचाई की सुविधा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। मौर्य सम्राटों ने सड़कों के निर्माण और एकात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करके भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार को प्रोत्साहन दिया था। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर है मुद्रा राक्षस में। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना मिलती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन कहा गया है। और धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है किस ग्रंथ में? वायु पुराण में, महावंश टीका में, दीपवंश में या अर्थशास्त्र में? तो सही उत्तर महावंश टीका में।
बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण मिलता है। महावंश में चंद्रगुप्त को मौर्य नामक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न बताया गया है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महाबोधिवंश, दिव्यावदान से भी मौर्य शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से मौर्य प्रशासन संबंधित सूचनाएं मिलती हैं और मौर्य वंश के विषय में विष्णु पुराण से सूचनाएं मिलती हैं, जबकि वायु पुराण शुंग, सातवाहन और गुप्तों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना या चंद्रगुप्त की राजधानी थी, जिसके विषय में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने विस्तृत वर्णन दिए हैं। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर तथा मथुरा थी। इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयाग था। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। इसे तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा भी कहते हैं। यहाँ गंगा, यमुना और गुप्त रूप में सरस्वती का संगम है। प्रत्येक 12 वर्ष पर यहाँ कुंभ का मेला लगता है। वाराणसी को बनारस और काशी भी कहा जाता है। इसे हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र शहर माना जाता है और इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी, एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम हेलेन था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस से युद्ध 305 से 304 ईसा पूर्व में हुआ, जिसमें सेल्यूकस की पराजय हुई। 303 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य संधि हुई। इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख एप्पियानस स्ट्रैबो करता है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 राज्य एरिया यानी हेरात, अराकोशिया यानी कंधार, जेड्रोशिया या मकरान तट और पेरीपेनिशदाई यानी काबुल प्रदान किए। दिव्यावदान में अशोक के 2 भाइयों का नाम सुसीम और बिगताशोक मिलता है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा किस धर्म में थी, तो सही उत्तर जैन धर्म में। चंद्रगुप्त मौर्य की जैन धर्म में श्रद्धा थी। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलागोला यानी मैसूर कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत के विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। जैन और यूनानी स्रोतों से ये ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब को यूनानियों से मुक्त कराया था और स्ट्रेबो ने सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होने और चंद्रगुप्त मौर्य की महिला अंगरक्षकों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में सैंड्रोकोटस नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था, आपको बताना है। तो सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम मेगास्थनीज, डायमेकस और तीसरा नाम क्या था, तो सही उत्तर है डायोनीसियस। यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। बिंदुसार के समय भी पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस और मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनीसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। दोस्तों, स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस, एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस, फिलार्कस ने सैंड्रोकोप्टस कहा है और सबसे पहले विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। अगला प्रश्न है राजदूत डायोनीसियस किसके दरबार में आया था, आपको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ, तो सही उत्तर बिंदुसार के।
डायोनीसियस नामक राजदूत को मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के समय में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्र चेटस या अमित्र घात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहा है। परिशिष्ट पर्वन में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है और थेरवाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। तो सही उत्तर है दोस्तों, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। और इसका समय जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज का जो समय था वो 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। उसके ग्रंथ इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी मिलती है। अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मस्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम के लेखों में मिलता है और कनकल हल्ली लेख में राज्यों यानी राजा अशोक का नाम मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वो कौन सा था। ऑप्शन है तक्षशिला, उज्जैनी, काठियावाड़ या ए और बी दोनों। तो सही उत्तर ए और बी दोनों। दोस्तों याद रखिएगा, दिव्यावदान से पता चलता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंत यानी उज्जैन का उपराजा था। पहला विद्रोह बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुआ था और उसने अशोक को कुमारामात्य बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। तक्षशिला वासियों ने कहा कि न तो हम राजकुमार के विरोधी हैं न राजा बिंदुसार के, किंतु दुष्ट अमात्य हम लोगों का अपमान करते हैं। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत कर दिया बल्कि तक्षशिला की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। उसने अशोक को दूसरी बार तक्षशिला और फिर उज्जैन भेजा और वह बहुत अच्छा प्रशासक सिद्ध हुआ। अशोक के समय तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपने पुत्र कुणाल को भेजा था और बौद्ध ग्रंथों में अशोक की दो पुत्रियों संघमित्रा और चारुमती का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक के दो पुत्र कुणाल और महेंद्र का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसने देवनामपीय उपाधि का प्रयोग किया था। तो सही उत्तर है दशरथ ने। दोस्तों अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ के विषय में पुरातत्वीय प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। उसने बिहार प्रांत के गया जिले में नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए 3 गुफाएं निर्मित करवाईं। इन गुफाओं की दीवारों पर खुदे हुए लेखों से ज्ञात होता है कि वो अशोक की तरह देवनामप्रिय की उपाधि धारण करता था। अगला प्रश्न है, आप जानते भी होंगे कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे प्राप्त है। तो उत्तर है जेम्स प्रिंसेप को। सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों यानी ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनामप्रिय की पहचान सिंघल के राजा तिस्य से कर डाली। कालांतर में ये तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश में ये उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त हुई है। अंततः 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसने कहा था कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता। ऑप्शन है आपके कौटिल्य, कामंदक, मेघातिथि या नारद। तो सही उत्तर कौटिल्य। दोस्तों कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों से निर्मित माना और इन्हें राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। ये तत्व हैं राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। अमात्य योग्य अधिकारियों का समूह था जिसमें राज्य के विभिन्न मंत्रियों और विभागों के अध्यक्षों की नियुक्तियां की जाती थी। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राज्य रूपी रथ का पहिया बिना योग्य अमात्यों के नहीं चल सकता। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों को 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी में कामंदक ने अपनी नीतिसार में संकलित किया और नारद स्मृति में नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एग्रोनोमोई कौन थे, आपको बताना है। ऑप्शन है सैनिक, पुरोहित, नगर के अधिकारी या ग्रामीण अधिकारी। तो सही उत्तर है ग्रामीण अधिकारी।
दोस्तों मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एग्रोनोमोई ग्रामीण अधिकारी थे। ये अधिकारी नदियों की देखभाल, भूमि की नापजोख, जलाशयों का निरीक्षण और नहरों की देखभाल करते थे ताकि सभी लोगों को पानी ठीक से मिल सके। ये अधिकारी शिकारियों पर भी नियंत्रण रखता था, उसको लोगों से पुरस्कृत और दंड देने का अधिकार था। वो कर वसूलता था और भूमि के स्वामित्व संबंधी मामलों का निरीक्षण भी करता था। सार्वजनिक सड़कों का निर्माण और 10-10 स्टेडिया की दूरी पर स्तंभ लगाने का काम का निरीक्षण भी यही अधिकारी करता था। और इसकी पहचान कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित अध्यक्ष और अशोक के शिलालेख में वर्णित रज्जुक से की जाती है। मेगास्थनीज ने नगर प्रमुख अधिकारी के रूप में एस्ट्रोनोमोई का उल्लेख किया है और मौर्य प्रशासन में गोप, जिला और ग्राम के बीच का अधिकारी था। ये भू राजस्व संबंधी तथ्यों को लिखने का कार्य करता था। स्थानिक जिले और ग्राम के बीच का प्रमुख अधिकारी था। ग्रामों से भू राजस्व वसूलने का कार्य भी स्थानिक का होता था। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज ने क्षत्रियों को क्या कहा है। ऑप्शन है राजा, सैनिक, पांचवी जात या द्वितीय वर्ण। तो सही उत्तर है सैनिक या योद्धा। दोस्तों मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में क्षत्रियों को सैनिक या योद्धा कहा है। उसने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। उसने भारत में जो कुछ भी देखा सुना उसने इंडिका नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। इंडिका के अंश उद्धरण रूप में अनेक यूनानी, रोमी लेखकों, एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी की रचनाओं में मिलते हैं। और मेगास्थनीज ने पांड्य देश में 7 साल की माताओं का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है? चोल, चेर, सातवाहन या पांड्य। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पांड्य। देखिए मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के पांड्य राजवंश का उल्लेख है। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोटस और राजधानी पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के रूप में उद्धृत किया है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों द्वारा होता था और मेगास्थनीज ने 7 प्रकार की जातियों और भारत में दास प्रथा के न होने का उल्लेख किया है। स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतया असत्य और अविश्वसनीय कहा है। अगला प्रश्न और मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 1 का आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कालक्रम के अनुसार अंत में कौन था? ऑप्शन है देखिए अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चाणक्य या कनिष्क। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व का पुरोहित और प्रधानमंत्री था। अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। कुषाण शासक कनिष्क का शासनकाल 78 से 105 ईस्वी था और गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल 375 से 415 ईस्वी था। इसलिए सबसे अंत में इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन आता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।